तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गेट इवन क्लासेस पर। आशा करता हूँ आप मस्त होंगे, एकदम चकाचक होंगे। और यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो भी एकदम ज़बरदस्त होगा। तो यहाँ पर देखिए, आज जो है दोस्तों 35 क्वेश्चंस की यहाँ पर हम जो है 35 क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए, और वो भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हम लाते हैं रोज़ जो है उसमें कुछ नया और नया सीखने को मिलता है। तो यहाँ पर एक भी क्वेश्चन आपको मिस नहीं करना है। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि कह रहा है, दो सदिशों के परिणामी का मापांक निर्भर करता है। दो सदिशों के परिणामी का मापांक किस किस पर निर्भर करता है दोस्तों? हमारा जो है दोनों सदिशों के परिमाण पर भी निर्भर करता है, और दोनों सदिशों के बीच के कोण पर भी। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। इसको आपको ध्यान में रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है, सदिशों को तीर द्वारा निरूपित किया जाता है, तीर की लंबाई व्यक्त करती है। यानी कि सदिश जो दोस्तों होता है, जैसे हमारा एफ लिखा होता है, इस पर जो वेक्टर लगाते हैं, ये हमारा ये तीर जो है ये इतना, ये किसको निरूपित करता है ये बताना है। तो यहाँ पर बताइए क्या होगा। सॉरी, यहाँ पर इसको नहीं बताना, तीर की लंबाई पूछ रहा है, इसको बताना है। तीर की लंबाई जो व्यक्त करती है वो क्या होती है? सदिश का परिमाण होता है, सदिश की दिशा, या दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ये जो है, ये हमारा परिमाण बताता है। क्या? परिमाण बताता है। और ये हमारी क्या बताती है? दिशा। वैसे ही दिख रहा होगा कि अगर ये पॉइंट है, यानी कि हम दिशा को ही बता रहे हैं इशारा कर कर, और ये हमारा कुल परिमाण होता है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सदिश के परिमाण पर यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं। इतना आसान क्वेश्चन तो आपको ज़िंदगी में कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वेग में परिवर्तन की दर, ये हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या? त्वरण हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जड़त्व का नियम किसके नियम से संबंधित है? अभी पिछली वीडियो में बताकर आ रहे हैं कि जड़त्व का नियम किसके नियम से संबंधित है। तो एक बार राइट आंसर बताइए सभी लोग। राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूटन के प्रथम नियम से। क्या? न्यूटन के प्रथम नियम से हमारा जड़त्व का नियम संबंधित है। यानी कि न्यूटन के प्रथम नियम को ही क्या कहते हैं? जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो इसको आपको याद रखना है कि न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? ज्योति तीव्रता, ये सब क्वेश्चन जो है अभी पिछली वीडियो में करा कर आ रहे हैं कि, लेकिन ये नहीं बताया था ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक यहाँ पर आप समझ लीजिए। केल्विन किसका मात्रक होता है? ताप का होता है। एम्पियर किसका होता है? धारा का होता है। सेकंड किसका होता है? समय का होता है। और कैंडेला किसका होता है? ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। तो यहाँ पर आपको ये भी समझ में आ जाना चाहिए, ज्योति तीव्रता जो होता है इसका मात्रक कैंडेला होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घर्षण गुणांक म्यू किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर बताइए। घर्षण गुणांक जो म्यू होता है वो किसके बराबर होता है? तो यहाँ पर एक फार्मूला क्या होता है? एक तो म्यू बराबर क्या होता है? सॉरी, यहाँ पर म्यू नहीं, यहाँ पर देखिए यफ बराबर क्या होता है? यफ बराबर होता है म्यू आर के होता है। म्यू आर के होता है। और यहीं पर पूछ रहा है म्यू का मान क्या होगा? म्यू का मान अकेले क्या होता है? म्यू बराबर होता है दोस्तों टैन थीटा। टैन थीटा म्यू बराबर होता है। यहाँ से अगर घर्षण गुणांक आपको ज्ञात करना है तो थीटा की वैल्यू अगर दी है तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? म्यू बराबर टैन थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही हो तो व्यक्ति को अपना भार लगेगा। इसको आपको बताना है। अगर आप लिफ्ट में बैठे होंगे तो आपको पता होगा, नहीं तो इसका राइट आंसर जान लीजिए। अगर लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आती है तो हमारा जो भार होता है, हमारा भार जो होता है वास्तविक भार से कम प्रतीत होता है। क्या? वास्तविक भार से कम, यानी कि हमको जो है लिफ्ट में अपना भार बहुत कम लगने लगता है। अपना भार क्या होता है? कम लगने लगता है। तो देखिए ये क्या हो रही है, जो लिफ्ट है नीचे आ रही है, ऊपर जाएगी तो क्या होगा? वास्तविक भार जो है अधिक लगेगा, अधिक लगेगा आपको। और वहीं बात करें अगर लिफ्ट की डोरी टूट जाए, क्या लिफ्ट की अगर डोरी टूट जाती है तो आपको जो लगेगा
जो है भार जो लगेगा वो शून्य लगेगा। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, कि डोरी अगर टूट जाए तो फिर आपको भार कैसा लगेगा, तो शून्य लगेगा। तो आपको सब याद कर लेना है जितने तीनों बताए यहाँ पर। राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, वास्तविक भार से कम जो है प्रतीत होगा जब लिफ्ट ए त्वरण से नीचे आ रही हो। तो देखिए नीचे से आप ये भी समझ सकते हैं, नीचे यानी कि कम, नीचे मतलब कम, तो नीचे से कम याद कर सकते हैं। इसकी ट्रिक भी बन सकती है आप अगर करना चाहें तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का संवेग 10 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड है, उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए बल की आवश्यकता। बल अभी दो क्लास में बताया कि बल बराबर क्या होता है, संवेग में परिवर्तन। संवेग में परिवर्तन वीडियो में बता कर आ रहे हैं, 2 वीडियो में लगातार बताए कि संवेग में परिवर्तन बटे का क्या होता है, समय होता है, बटे का समय होता है। तो यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है, यफ, यानी कि बल की कितनी आवश्यकता होगी। तो यफ बराबर क्या हो जाएगा, संवेग में परिवर्तन, वस्तु का संवेग जो इतना है उसे 2 सेकंड में रोकने के लिए। तो यहाँ पर 0 से चला 10, तो 2 सेकंड में कितना रुकेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा -10/2, काटेंगे क्या आएगा -5। -5 कहाँ है फ्रेंड्स, -5 यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी में है, -5 न्यूटन, बल का मात्रक न्यूटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तृतीय वर्ग के उत्तोलकों में भार तथा आयास होते हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं कि तृतीय वर्ग के उत्तोलकों में भार तथा आयास होते हैं। यहाँ पर जो है तृतीय वर्ग के उत्तोलकों में भार तथा आयास जो होते हैं आलम्ब के एक ही ओर होते हैं। क्या, आलम्ब के एक ही ओर होते हैं भार तथा आयास। यहाँ पर अगर आलम्ब यहाँ पर है तो इधर भार है एक और इधर आयास है। तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ट्रिपल स्टार मान लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यांत्रिक लाभ सदैव 1 से अधिक होता है। तो अगर आप पिछली वीडियो देख कर आ रहे हैं, यानी कि पिछली वाली की पिछली वीडियो, तो उसमें हमने जो है अच्छी तरीके से बताया है, और इसके पिछली वाली में भी बताया है कि अगर 1 से अधिक, 1 से कम, 1 के बराबर कब होगा, सब बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो देख लीजिए, ट्रिक है उसमें हमने बताई है। ट्रिक इतनी अच्छी बताई है कि आप ज़िंदगी भर जो है कभी भूलेंगे ही नहीं। तो यहाँ पर फ़िलहाल हम आंसर बता देते हैं इसका। जो है यांत्रिक लाभ के लिए सदैव जो है 1 से जब अधिक होता है यांत्रिक लाभ, तो उसमें होता है द्वितीय वर्ग का उत्तोलक। क्या होता है, यांत्रिक लाभ जो है सदैव 1 से अधिक होता है द्वितीय वर्ग के उत्तोलक में। राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 200 ग्राम के एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर यहाँ पर 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जो है फेंका जाता है, तो हमें 7 सेकंड बाद गतिज ऊर्जा बतानी है। गतिज ऊर्जा का फार्मूला पता होना चाहिए, के बराबर होता है हाफ mv², ये तो आपको पता होना चाहिए। और यहाँ पर देखिए 200 ग्राम दिया है, यम का मान तो मिल गया मान लीजिए गतिज ऊर्जा निकालने के लिए। और क्या दिया है, वी का मान जो है नहीं दिया है, यहाँ पर यू का मान दिया है। क्या कह रहा है, एक पत्थर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया, यानी कि क्या है, प्रारंभिक वेग है। तो हमें 7 सेकंड बाद पत्थर की गतिज ऊर्जा यानी कि बी का मान अब सबसे पहले निकालते हैं। तो इसको पहले हटाते हैं, पहले बी का मान हमें ज्ञात करना है। तो बी बराबर लगा दीजिए u+at। क्या, बी बराबर u+at। और इसी फार्मूले से क्या आता है, इसी फार्मूले से आता है बी बराबर u+gt आता है। और बात करें जी का मान, यहाँ पर क्या है, जब ऊपर की ओर फेंकते हैं तो माइनस का जी लिया जाता है, आपको पता होना चाहिए। तो b बराबर हमारा जो फार्मूला निकल के आया, क्या आया, b बराबर हमारा आया u का -gt, u-gt यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर इसको हम फार्मूले में रखते हैं। देखिए b बराबर u-gt, b बराबर u-gt। तो यहाँ पर b का मान हमें ज्ञात करना है। b लिखिए, u का मान 60 दिया है, g का मान हमें 10 दिया है, और t का मान हमें 7 सेकंड यानी कि 7। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 60 माइनस का 70, यानी कि b का मान कितना आ गया, -10 मीटर प्रति सेकंड। -10 मीटर प्रति सेकंड क्या करना है, उसी फार्मूले में रख देना है, गतिज ऊर्जा वाले में -10 यहाँ पर रखना है। तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, के बराबर होता है हाफ mv² होता है। मान रख दीजिए फटाफट, हाफ लिखेंगे, यम का मान 200 ग्राम दिया है, 200 लिखिए, और बी का हमारा मान कितना है, -10, यानी कि इसका स्क्वायर हो जाएगा। 2 से इसको काटेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 हो गया। तो यहाँ पर जो निकल के आएगा कितना आएगा, v का मान कितना निकल के आएगा, k का मान हमारा निकल के आएगा 100 गुणे 100 यानी कि 10 की घात 4 जूल, 10 की घात 4 जूल
लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या दिया था, 200 ग्राम दिया था, यानी कि हमें पहले इसे 1000 यानी कि किलोग्राम में बनाना है। तो यहाँ पर अगर किलोग्राम में बनाना है तो क्या करना होगा, 1000 से भाग भी करना होगा, इसको तो हम भूल ही गए। तो यहाँ पर देखिए, अब ये हमारा यहाँ पर नहीं लिखेंगे, इसको मिटाते हैं। देखिए तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जब इसको काटेंगे 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, अभी यहाँ पर 10 धाम 100 होता है और बटे में 1 10 यहाँ पर है, यानी कि इससे एक और 0 कटेगा, हमारा 10 क्या निकल के आएगा, 10 जूल हमारा निकल के आएगा। क्या, गतिज ऊर्जा का मान 10 जूल, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन उसको एक बार और देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया हो तो। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान। जी का मान आपको तो वैसे पता होगा, सभी स्टूडेंट्स को पता होगा जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर आप गलती क्या करते हैं कि यहाँ पर जैसे ही इतना पता है इसको मार देते हैं, जबकि ये आपका रॉन्ग हो जाता है। और अगर आप मीटर को यहाँ पर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी ऑप्शन जो है सही होता है। अगर आप मीटर को फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी ऑप्शन सही होता है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। यानी कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों लगभग 90% स्टूडेंट्स गलत कर देते हैं, क्योंकि वो पहला वाला ऑप्शन ऐसे देखकर तुरंत टिक मार देते हैं, उनके पास कम समय रहता है इसलिए। तो अब चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पर। आपको ये क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से देख लेना है तभी आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, कैपिटल जी का मान किसने बताया था। तो कैपिटल जी का मान बताने के साथ साथ यहाँ पर क्वेश्चन ये भी पूछता है कैपिटल जी का मान कितना होता है। तो 6.67 इंटू 10 की पावर क्या होता है, -11 और यहाँ पर क्या होता है, मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। क्या, मीटर प्रति स्क्वायर प्रति किलोग्राम। और बात करें इसको किसने बताया था, तो यहाँ पर हमारे हेनरी क्वेंडिस ने बताया था। क्या, हेनरी क्वेंडिस ने यहाँ पर बताया था। तो दोनों को आपको याद कर लेना है, दोनों को। और एक क्वेश्चन और बनता है इसी में कि कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी का मान क्या होता है। इसको आपको हमें कमेंट में आंसर देना है, जो भी बच्चे देख रहे हैं। कैपिटल जी अपॉन स्मॉल जी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछली बार परीक्षा में आया, इसलिए कमेंट में इसका आंसर मांग रहे हैं। सभी बच्चे एक बार कमेंट ज़रूर करेंगे इसका आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैपलर का नियम निम्न में से कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए कैपलर का जो नियम है, कक्षा का नियम भी है, क्षेत्रफलीय चाल का भी नियम है, परिक्रमण कालों का भी नियम है, और ये सभी यानी कि क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। ये सभी जो है कैपलर के नियम हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पृथ्वी पर पलायन वेग का मान होता है। यहाँ पर तो इसको सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे, पृथ्वी पर पलायन वेग का मान कितना होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड यहाँ पर पलायन वेग का मान होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग होता है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या होता है, पृथ्वी का द्रव्यमान यानी कि मास ऑफ अर्थ होता है 6 × 10⁻²৪। क्या, 6 × 10⁻²৪ यहाँ पर हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, लगभग द्रव्यमान जो होता है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की त्रिज्या यानी कि रेडियस ऑफ अर्थ, इसकी क्या होती है, 6400 किलोमीटर। क्या, 6400 किलोमीटर। आप इसको जो है मीटर में भी बनाकर कर सकते हैं, तो इसको भी याद कर रखना है, 6400 किलोमीटर। और द्रव्यमान की बात करेगा तो 6 × 10⁻²৪, 6 × 10⁻²৪ क्या, kg। यहाँ पर क्या हो जाएगा, kg। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है, उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा। पलायन वेग से अगर कम वेग पर छोड़ी गई है, यानी कि मिसाइल जो है हमारी पृथ्वी से ऊपर जा ही नहीं सकती। तो यानी फिर हमारा यहाँ से पूछ क्या रहा है, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग कितना होगा। तो इसका राइट आंसर 0 हो जाएगा। क्या, 0 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल कितना होता है। कृत्रिम उपग्रह में एक सरल लोलक का आवर्तकाल जो होता है वो हमारा अनंत होता है। क्या, अनंत होता है, आपको इसको ध्यान रखना है। और बात करें अगर सेकंड लोलक की, क्या कहते हैं, सेकंड लोलक जो होता है इसका आवर्तकाल अगर पूछता है तो क्या होता है, 2 सेकंड होता है। क्या, 2 सेकंड होता है इसका राइट आंसर। दोनों को याद रखना है, कृत्रिम उपग्रह में सरल लोलक का आवर्तकाल अनंत होता है, और सेकंड लोलक का जो अलग क्वेश्चन है, ये सेकंड लोलक का आवर्तकाल जो है 2 सेकंड होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कह रहा है यदि पृथ्वी की चक्रण में गति को बढ़ाया जाता है तब भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार क्या होगा। यहाँ पर अगर जो कह रहा है पृथ्वी की गति बढ़ा दी जाए, जैसे वो अपने वेग से घूम रही है, अगर उसको और तेज़ घुमाया जाए तो भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा जिसे कहते हैं, उस पर स्थित वस्तु का भार क्या होगा। उस पर स्थित वस्तु का भार क्या होगा दोस्तों, इसको आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप जो है कमेंट में लिखेंगे। क्या कमेंट में। यहाँ पर हमने कितने क्वेश्चंस दिए, 2 क्वेश्चंस दिए आपके लिए, तो ये वाला तो आप ज़रूर लिखिएगा कि यदि पृथ्वी के चक्रण में गति को बढ़ाया जाता है तब भूमध्य रेखा पर स्थित वस्तु का भार क्या होता है। कमेंट जरूर करिएगा अगर आप देख रहे हैं तो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक तारे के चारों ओर किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है। तो यहाँ पर तारे के चारों ओर यानी कि जो तारा होता है हमारा सूर्य भी होता है, तो इसके जो कह रहा है, इसके जो है किसी ग्रह का कक्षीय पथ होता है, इसके चारों ओर जो ग्रह गति करते हैं उनका कक्षीय पथ कैसा होता है दोस्तों, तो वो कैसा होता है, एक दीर्घ वृत्ताकार होता है। क्या दीर्घ वृत्ताकार, ये ऐसे होते हैं, यहाँ पर ऐसे होता है, आपको ध्यान रखना, ये ऐसे गोला गोला नहीं होता, यहाँ पर ऐसे परवलयाकार सॉरी दीर्घ वृत्तकार ऐसे होते हैं। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भू उपग्रह में है कुछ समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। एक अंतरिक्ष यात्री जो कि भू उपग्रह में है कुछ समय ज्ञात करने के लिए प्रयोग में क्या लाना चाहिए। दोलन घड़ी, जो घड़ी स्प्रिंग से चलती हो, या फिर दोलन घड़ी अथवा घड़ी, ना तो दोलन घड़ी ना ही घड़ी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, घड़ी जो स्प्रिंग से चलती हो, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी रट लीजिए, घड़ी जो स्प्रिंग से चलती हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है किसी बांध की तली मोटी बनाई जाती है। तो बांध की तली मोटी क्यों बनाई जाती है, इसको आपको बताना है। क्या जल की जो दीवार की तली है उस पर कम दाब जो है आरोपित होता है। बिल्कुल नहीं, ये तो बिल्कुल गलत है। जल दीवार की तली पर कम दाब आरोपित थोड़ी करेगा, वो तो बहुत अधिक दाब जो है आरोपित करेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, अधिक दाब आरोपित करता है। तली पर क्या होता है, ज़्यादा दाब आरोपित करता है, इसलिए बांध की तली मोटी बनाई जाती है, नहीं तो क्या होगा, टूट जाएगी बांध की तली। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि 2 धात्विक टुकड़ों पर द्रव की उछाल समान हो तो उनका क्या है, घनत्व समान है, उनके द्रव में डूबे आयतन समान है, उनके द्रव्यमान समान है, या फिर दोनों के आयतन समान है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उनके द्रव में डूबे आयतन समान है, यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, एक भी क्वेश्चन, वीडियो चाहे दोबारा देख लीजिए लेकिन एक भी क्वेश्चन आपको परीक्षा में छोड़ना नहीं है। यदि वायु की आर्द्रता बढ़ती है तो वायुमंडलीय दाब क्या होगा। तो आर्द्रता बढ़ने के साथ क्या होती है दोस्तों, अगर आर्द्रता बढ़ती है तो हमारा क्या होता है, वायुमंडलीय दाब भी बढ़ जाता है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आर्द्रता बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब भी बढ़ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। करा है एक लड़का एक हाथ में पानी से भरी बाल्टी तथा दूसरे हाथ में लकड़ी का गुटका ले जा रहा है। यदि वह लकड़ी के गुटके को जो है बाल्टी के पानी में डाल दे तो वह अनुभव करेगा। तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, लेकिन दिमाग लगाने वाला प्रश्न है कि क्या होगा अगर वो जो है गुटके को बाल्टी के पानी में डाल दे तो वहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसे समान भार प्रतीत होगा, क्योंकि वो उसी जो है भार को अपने ही हाथ में ले रहा है। यहाँ पर सिर्फ जो है हाथ को चेंज कर रहा है बस, यहाँ पर दाएं में बाएं से चला गया ऐसा, लेकिन भार क्या होगा, समान ही होगा। क्या होगा, समान भार होगा जो अनुभव करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दैसिक संकेतों के लिए प्रयुक्त होती है। दैसिक संकेतों के लिए कौन सी जो है तरंग प्रयुक्त होती है, आपको बताना है। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, पराश्रव्य तरंगे। क्या पराश्रव्य तरंगे जो है दैसिक संकेतों के लिए जो है प्रयोग की जाती हैं। और बात करें इसी में तो पराश्रव्य तरंगे जो होती हैं उनसे ही हम जो है मछलियों की स्थिति, क्या मछलियों की स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं, पनडुब्बियों की स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं। क्या पनडुब्बियों की स्थिति भी ज्ञात कर सकते हैं, और ट्यूमर का पता भी लगाने में, जो दिमाग में ट्यूमर हो जाता है उसका पता भी लगाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक, इसको भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर तीनों को आपको समझ में आ गया होगा। और बात करें पराश्रव्य तरंगे की, तो यहाँ पर पराश्रव्य तरंगे कौन सी होती हैं, जो तरंगे सिर्फ हम नहीं सुन सकते। ये कोई तरंग जो है हम जो इंसान होते हैं इसको नहीं सुन सकते, इंसान बिल्कुल भी नहीं सुन सकते। इसको कौन सुन सकता है, इसको सिर्फ चमगादड़ सुन सकते हैं, क्योंकि इसकी जो वो होती है आवृत्ति, इसकी आवृत्ति कितनी होती है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। क्या 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है इसकी आवृत्ति। और मनुष्य जो होता है वो केवल कितना सुन सकता है, 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में सुन सकता है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक नहीं सुन सकता। तो यहाँ पर मनुष्य के लिए आप समझ गए होंगे और चमगादड़ के लिए भी समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है सरल लोलक के बीच यल व टी के बीच जो है ग्राफ होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सीधी रेखा होता है। क्या सीधी रेखा होता है यल व टी के बीच ग्राफ। तो आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
कह रहा है एक कण 20 सेकंड में 10 कंपन करता है तो इसका आवर्तकाल। इसमें कुछ नहीं करना, यहाँ पर 20 सेकंड में 10 कंपन कर रहा है तो इसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्या 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है त्वरण का मान बढ़ाने पर आवर्तकाल का मान। इसको हमने पिछली वीडियो में बताया है, जो भी वीडियो बनाई है उसमें बताया है कि त्वरण का मान अगर बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर विस्थापन का मान बढ़ाएंगे तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने फार्मूला याद कराया था, T बराबर 1/2 पाई अंडर रूट यल अपॉन का जी। यानी कि अगर त्वरण का मान बढ़ेगा तो हमारा आवर्तकाल घटेगा क्योंकि व्युत्क्रम में है, और अगर लंबाई यानी कि विस्थापन का मान बढ़ेगा तो हमारा जो है आवर्तकाल का भी मान बढ़ेगा। हमसे पूछा क्या है, ये पूछा है कि त्वरण का मान बढ़ने पर आवर्तकाल का मान क्या होगा, तो यहाँ पर व्युत्क्रमानुपाती है यानी कि घट जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनुप्रस्थ तरंगों में 2 क्रमागत गर्तों के मध्य दूरी होती है। अनुप्रस्थ तरंगे हमारी कैसी होती हैं, ऐसे होती हैं। क्या अनुप्रस्थ तरंगे ऐसे चलती हैं। तो यहाँ पर कह रहा है दो गर्तों के बीच की दूरी, यानी कि हमारा ये श्रृंग होता है और यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, ये हमारा श्रृंग होता है, और हमारा ये बीच वाले से ये बीच वाले तक क्या होता है, गर्त होता है। तो यहाँ पर इसके बीच की दूरी कहें या फिर श्रृंग और श्रृंग के बीच की दूरी कहें तो क्या हो जाएगा, वो तरंग दैर्ध्य होती है। क्या तरंग दैर्ध्य होती है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित आवृत्तियों वाली तरंगों में से कौन सी तरंगें मनुष्य को नहीं सुनाई देगी। अभी जस्ट बताया, एक बार आंसर कीजिए क्या हो जाएगा। कौन सी तरंग जो है मनुष्य के नहीं सुनाई देगी, तो हमने क्या बताया, 20 से 20,000 हर्ट्ज की आवृत्ति जो है मनुष्य सुन सकता है, और 20,000 से प्लस की आवृत्ति कौन सुन सकता है, चमगादड़। तो यहाँ पर कौन सी तरंग जो है मनुष्य को नहीं सुनाई देगी, तो यहाँ पर 15 हर्ट्ज की जो है तरंग जो है हमें 15 हर्ट्ज की आवृत्ति जो है बिल्कुल हमें सुनाई नहीं देगी, क्योंकि हमारी जो सुनने की क्षमता होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है ध्वनि का वेग किस में अधिकतम होता है। तो इसको आपको बताना है। सभी बच्चे इसमें आंसर क्या करते हैं, निर्वात में कह देते हैं। क्या निर्वात में कि ध्वनि का वेग अधिकतम होगा, यानी कि जहाँ पर हवा नहीं होगी वहाँ पर चिल्लाएंगे तो बहुत तेज़ आवाज़ करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ध्वनि का वेग जो होता है स्टील में सबसे अधिकतम होता है। किसमें, स्टील में। यहाँ पर बच्चों को विश्वास ही नहीं होगा अगर पहली बार देख रहे होंगे तो, क्योंकि ध्वनि का वेग जो होता है स्टील में सबसे जो है अधिकतम होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि के वेग का 1.5 गुना हो जाता है। इसको तो एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न है, क्योंकि इम्पॉर्टेंट भी है और सबसे अलग क्वेश्चंस भी है। क्यों, देखिए यहाँ पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेल्सियस पर जो है ध्वनि के वेग का ही 1.5 गुना हो जा रहा है। इसमें थोड़ा दिमाग लगाने वाला है। और इसकी अगर राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। सबसे अलग भी दिख रहा है यहाँ पर 341.25 यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कह रहा है यदि किसी तरंग का आयाम 3 गुना कर दिया जाए तो उसकी तीव्रता हो जाएगी। तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि तीव्रता क्या होती है। तीव्रता हमारे आयाम के स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती होती है। क्या, अनुक्रमानुपाती। अब क्या कह रहा है, आयाम 3 गुना कर दिया जाए। जहाँ आयाम है वहाँ पर आप 3 कर दीजिए। आयाम को 3 कर देंगे तो हमारा जो है तीव्रता क्या हो जाएगी, 9 गुनी हो जाएगी। तीव्रता 9 गुनी हो जाएगी। अगर कि कोई भी दिया हो आपको, यहाँ पर अगर मान लीजिए आयाम अगर आपको 2 गुना दे देता तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कर देते, यानी कि 4 गुनी हो जाती। जो भी दिया रहेगा आपको उसी प्रकार 2 गुना 3 गुना जो भी आएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल पर, तो एक बार जो है चैनल को सब्सक्राइब और जो घंटी दिख रही है उसको भी आल पर कर दीजिए, ताकि हमारी जो वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर लाइक नहीं किया है इतना क्वेश्चन देखने के बाद तो एक बार जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कंजूसी मत कीजिएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर सरल लोलक में जब विस्थापन आयाम के बराबर होता है तो गतिज ऊर्जा क्या होती है। तो जब विस्थापन हमारा आयाम के बराबर हो जाता है, यल बराबर हो जाता है ए के, यानी कि विस्थापन हमारा ए आयाम के बराबर हो जाए तो हमारी गतिज ऊर्जा के किसके बराबर हो जाती है, 0 के।
हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, शून्य हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो जो है आज की और भी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में एक बार जो है लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो इसी प्रकार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।